अध्याय 1 पादपों में पोषण। देखिए पादप मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग प्लांट बोलते हैं, यहाँ पेड़ पौधा जो कहते हैं वो सब पादप के अंदर आता है। उसमें पोषण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, उसी को मैं हम लोग पढ़ेंगे, जो वही खास है और बाकी सब ज्यादा कोई काम कर नहीं है। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें ये सब हम लोग को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ये सब चीज जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन में के घटक है, इसी को हम लोग पोषक कहते हैं। ठीक है, आप पादप के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पादपों में पोषण विधि, इसका कैसे पोषण होता है। यहाँ देखिए सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। सजीव द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग विधि, उसी को पोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं मतलब स्वयं जो खाना बना के, मतलब जैसे किसी पर डिपेंड नहीं हो, तो वो स्वपोषण हो गया। अब देखिए ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनावे। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए जंतु, अगर हम लोग मान लीजिए कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी कहाँ से आया, तो पौधे से आया। जैसे मान लीजिए आप गेहूं का रोटी खा रहे हैं, तो गेहूं कहाँ से आया, तो आटा से मतलब पौधों से ही आया। तो हम लोग कहाँ पे डिपेंड है, अगर मान लीजिए दूध पी रहे हैं या मीट खा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है, या तो जीव जंतु से हम लोग अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, या तो पेड़ पौधे से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गए, विषम पोषी हो गए। और स्वपोषी जो मतलब पेड़ हैं खुद खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे हम लोग देखिए वो प्रकाश संश्लेषण आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके माध्यम से ऐसे आगे भी चैप्टर में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ऐसे रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आगे एक डेफिनेशन भी होगा रंध्र किसे कहते हैं, तो उसको देख लेना एक बार। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तब देखिए पत्ती जो होता है, पत्ता जो होता है पेड़ का, उसमें हरा होता है, उसका रंग क्या होता है, हरा होता है मोस्टली। तो उसमें देखिए क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है, क्या वर्णक जिसको बोल सकते हैं, वो होता है, उसके कारण ही वो हरा दिखाई पड़ता है। अब देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो जैसे कि सौर प्रकाश है, उसमें जो ऊर्जा ग्रहण करने का जो क्षमता होता है क्लोरोफिल में ही होता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। ये खाद्य मतलब जो खाना खाते हैं वो संश्लेषण करता है। यहाँ देखिए क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य जब उगता है तभी खाद्य जो है संश्लेषण हो पाता है। इसी जो संश्लेषण होता है इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि जैसे देखिए क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मतलब पेड़ में जो भोजन प्राप्त, जैसे हम लोग देखिए खाना जैसे बनता है, हम लोगों का गैस चूल्हा पर बनता है या उसमें बर्तन लगता है, ये सब भी उपकरण है। इसके लिए देखिए अब पेड़ के लिए क्या उपकरण है, तो क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है जिसको H2O बोलते हैं, प्रकाश है और संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, तो यहाँ पे देखिए एक बार समझ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दिया हुआ है जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में हम लोग को मतलब वो तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना स्टार्च तो मतलब संचित कर लेता है, मतलब एक तरह से उसका वो खाना बन जाता है। और ऑक्सीजन हम लोगों को हवा के लिए मतलब ऑक्सीजन हम लोग अपने सांस लेने में यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए सभी जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश चरम स्रोत है। सभी जीव के लिए देखिए हम लोग मान लीजिए कि गाय पाल रहे, तो गाय कहाँ से खाना खाएगी, तो घास खाएगी। घास कहाँ से, तो पेड़ पौधे से खाएगी। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे कहाँ से होगा, तो सूर्य के प्रकाश से ही वो अपना भोजन प्राप्त करके वो वृद्धि होगा, उससे हम लोग मतलब घास लाएंगे। तो मतलब क्या डायरेक्टली हम लोग डिपेंड किस पर है, तो सूर्य के प्रकाश पर। इसीलिए देखते होंगे कि सूर्य का हम लोग पूजा करते हैं। जैसे आप बिहार से होंगे तो छठी पूजा होता है, ये सूर्य का भगवान का पूजा होता है। और सुबह सुबह हम लोग मतलब क्या एक तरह से जो जल अर्पण करते हैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य ही एक तरह से पूरा दुनिया का एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब भोजन का प्रमुख स्रोत है। हम लोग अगर मान लीजिए कि सूर्य अगर 1 साल तक नहीं अगर उगे तो क्या खाना खाएंगे, पूरा दुनिया की बात कर रहे हैं। 1 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 1 महीना पता चल जाएगा क्या हम लोग हैं क्या नहीं है। तो सूर्य का इसीलिए पूजा होता है, शायद इसी तरह हो सकता है। लेकिन हमारे जो मतलब
जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये हो रहा है, तो शायद इसी तरह हो सकता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं सूर्य का पूजा हम लोग क्यों करते हैं, इसी के कारण शायद हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों के मंड या स्टार्च के रूप में संश्लेषित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग कोई काम का नहीं होता, तो जो पत्तियां में होता है, पत्ती होता है, उसमें वो संश्लेषित रहता है। ठीक है, वो संश्लेषित होके खाना अपना भोजन तैयार समय पर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ, इसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, एक पौधा है यहाँ पर, ठीक है, जल एवं खनिज तो नीचे से मिल रहा है, क्योंकि पानी हम लोग जड़ में देते हैं। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उस, और यहाँ पे सौर ऊर्जा मिल रहा है, तो खींच के और पूरा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने इधर वो खींच लेता है वायुमंडल से और सूर्य के प्रकाश से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यहाँ पर मिल रहा था, उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये फोटो समझना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिएगा तो समझ जाएंगे प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। अब देखिए, इसको यहाँ पे पढ़ते, ये जो बॉक्स में दिया हुआ, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी पेड़ देखते होंगे कि कभी कभी पत्ता ही गायब है, तो मतलब उसका भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो हरी टहनी होता है, मतलब क्या उसमें टहनी छोटे छोटे, क्योंकि पूरा पत्ता गायब हो नहीं जाएगा, होगा तो मतलब समझिए कि पेड़ सूख गया, तो उसमें जो तना होता है, पादपों के हरे भाग जो होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसके माध्यम से वो अपना भोजन बना लेता है। हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय कम करने के लिए पत्तियों सल्क अथवा शूल रूप में हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो तना के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है, तो पत्तियों में ही मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आप देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप को पौधा ही बोलते हैं, प्लांट हम लोग पहले ही जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों एवं संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो इसको देखिए, इसमें दिया हुआ, आगे देखिए, कह रहा है कि वायु नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में वायु जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता है। जो नाइट्रोजन है, मतलब वायुमंडल में भी मतलब गैसीय अवस्था में रहता है, लेकिन उसका डायरेक्ट ये अवशोषण नहीं कर सकता, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा से निर्मुक्त करते हैं। मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते। संभवतः आपने देखा कि किसान खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते, तो वो नाइट्रोजन का जो मात्रा कम हो जाता है, इसको मतलब क्या, उसी में तो नाइट्रोजनी पदार्थ का प्रचुरता होती है, इसके कारण जो उपजा होता है बहुत तेज हो जाता है। देखिए, इस प्रकार के अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद एवं अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। तो जैसे देखिए, जो और भी पोषक तत्व है उसका संश्लेषण इस तरह होता है, प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इसके पश्चात जो होता है, मतलब इस माध्यम से होता है। जो नाइट्रोजन, जो हम लोग वहाँ पे, हम लोग नहीं, पेड़ पौधे जब नाइट्रोजन, क्योंकि डायरेक्ट मतलब वायुमंडल में भी है, तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, तो उसके जो जड़ होता है, पेड़ पौधे के जो जड़ होता है, जड़ में मतलब क्या, मिट्टी में भी नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है। देखते होंगे किसान मतलब समय समय पर खेत में उर्वरक खाद वगैरह ये सब मारते रहते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होती है। एक तरह देखते होंगे, जब अगर मान लीजिए गाय का गोबर अगर खेत में दिया जा रहा है, जिसको गुआ कहा जाता है हमारे इधर, आपके इधर क्या कहा जाता है मालूम नहीं, उसमें बहुत ज्यादा गंध आता है, तो गंध वही है, नाइट्रोजन की मात्रा एक तरह से। ठीक है, तो उसी का यूज करके देखते होंगे कि मतलब खेत में डाला जाता है, या उर्वरक उजला टाइप का जो होता है, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। अब देखिए, पादप में अन्न पोषण की विधियां। देखिए, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की पादप ये भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर, इसे विषम पोषी प्रणाली। जैसे देखिए, हम लोग तो किसी और पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए,
ऐसे ये नहीं कि मम्मी खाना बना के दे रही, वो नहीं, फिर भी खाना आ कहाँ से रहा है? जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो कहाँ से आया? तो पौधों से आया, पौधा तो पौधा से ही डायरेक्ट हम लोग खा, मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं या मीट खा रहे हैं तो वो कहाँ से? या तो जीव जंतु से आ रहा है या तो पेड़ पौधे से। तो हम लोग विषम पोषी हैं, खुद से हम लोग खाना संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अमरबेल एक पादप है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल देखते होंगे, अमरलत्ती जिसको बोलते हैं, अमरलत्ती, वो पादप का एक, यहाँ पे देखिए, मतलब अमरबेल एक पादप जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोपित होते हैं। देखते होंगे कि जो इसका जो पत्ते होता है, मतलब इसका जो जो अमरबेल होता है एक तरह से बेल के आकार में होता है, जिसको लत्ती एक तरह से कहा जाता है, तो वो किसी पेड़ पर ही लटके रहता है, तो उसी से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे देखते हैं उसका जो जड़ है वो किसी और मतलब पेड़ में चिपके रहता है, तो उसी से वो अपना भोजन अवशोषित कर लेता है। आरोहित वह पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों से वंचित रहते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पे भोजन के लिए डिपेंड हो, तो ये परजीवी हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए, कीटों क्या भक्षण करने वाला कीट भक्षी पादप होते हैं। कीट भी देखिए, पेड़ पौधा हम लोग नहीं जानते थे कि पेड़ पौधा भी कीट खाता है। एक देखिए बीनस, क्लाइट्रैप और सैंड्रियो कीट भक्षी पादप के अन्य उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह जो होता है, कीट उसमें जाता है अगर, तो उसी को जकड़ लेता है, उससे वो खाना अपना खुद बना लेता है। एक मृतजीवी होता है, मृतजीवी यहाँ पे मशरूम जिसको कहते हैं वो मृतजीवी का उदाहरण हो गया। जैसे फंगाई, कवक हुआ, इसको भी एक बार देख लेना आपको। यहाँ पर देखिए आप पढ़ते हैं जिसमें जीव अपने मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषक प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हुआ, अचार हुआ, देखते होंगे अचार में उजला उजला टाइप का जो लग जाता है, वो एक तरह से फंगाई टाइप का हुआ। अचार का जो फंगाई है वो उतना मतलब क्या नुकसान नहीं करता, लेकिन उतना अगर मतलब हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, फिर भी अगर देखिए अचार में इसी के कारण, यही नहीं होने के कारण तेल डाला जाता है, तेल डाल के अचार को रखा जाता है। जैसे चमड़े हुआ, कपड़े में भी फंगस लग जाता है उजला उजला टाइप का। एवं अन्य पदार्थों उगते हैं, वे उन स्थान पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, मतलब जहाँ पे नम थोड़ा सा मतलब क्या जो पानी का मात्रा है थोड़ा सा अधिक हो, अधिक उतना भी नहीं हो लेकिन होना चाहिए। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। जो वर्षा के ऋतु होता है, उस वर्षा ऋतु जब वर्षा होने का समय है, तब उस समय कवक बहुत ज्यादा मात्रा में उगेगा। देखते होंगे जहां पर जैसे गोबर रखा जाता है, क्योंकि वो नम रहता है, तो उसमें ये जो इस शेप में है उग जाता है, ठीक है। तो सरा गला जो छत्रक होता है, हम लोग बचपन में खेलते थे इसी को उखाड़ उखाड़ के। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा, इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान बहुत यहाँ पे वस्तुएं कवकों के वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ पे अन्य वस्तुएं कवकों के वृद्धि के कारण जो होते हैं, कवक क्योंकि बहुत ज्यादा वृद्धि होता है, तो और जो वस्तुएं होता है उसका वृद्धि रुक जाती है। मतलब क्या, वो क्योंकि कवक उग जाएगा, कवक ही खा जाएगा सबको, तो उसके कारण वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे पढ़ लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। जो हम लोग मतलब क्या, जैसे बांट उठ के जो खाते हैं, जैसे पोषक तत्व होते हैं एक दूसरे को बांटते हैं, आवास भी बांटते हैं, सहजीवी। जैसे लाइकेन हुआ, यहाँ पे देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं, इसमें एक शैवाल होते हैं और दूसरा कवक, शैवाल और कवक, ठीक है। तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान मतलब जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों को देता है। जैसे यहाँ सहजीवी संबंध क्या हुआ, तो शैवाल और कवक में सहजीवी संबंध है, एक दूसरे को एक आवास दे रहा है, एक पोषक तत्व खाद्य संश्लेषण दे के उसको खाना पूरा कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब क्या, पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए पादप में जो प्रोटीन, नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, फसल कटाई होगा तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी जाहिर है कि हो जाएगा। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उस प्रकार उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पादप नाइट्रोजन में विलय रूप में अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर करें, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन को जो विलय मात्रा मतलब विलय
एक तरह से घुलनशील मात्रा में, परंतु राइबोसोम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। देखते होंगे कि जब खेत में कहा जाता है कि हर 2-3 साल में दलहन या तिलहन का खेती कर लेना चाहिए, उसे जो होगा मिट्टी का जो प्रचुरता मतलब क्या, जो उपजाऊ है बढ़ जाता है, इसी के कारण नाइट्रोजन के मतलब के कारण। तो इस तरह यहाँ हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आप एक बार वीडियो रोक के ये जो मेन चीज आपने क्या क्या सीखा, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, ठीक है।